ये बिहार से रिलेटेड रिलेटेड करंट अफेयर है, ठीक है ना। मई महीना का, तो मई महीना के पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे अप्रैल, ऐसे करते करते जनवरी तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक मई महीने का एक करंट अफेयर है, और इसमें पहला है कि बिहार बिहार के एक गांव ने लोकसभा इलेक्शन में वोट करने से इनकार किया है। तो ये गांव का नाम याद रखना है। कौन सा गांव है जी? खोखनाहा। खोखनाहा गांव के निवासियों ने कोसी नदी से जनित दुखों को कम करने के लिए सरकारी पहल की कमी के कारण सभी राजनीतिक दल के खिलाफ आक्रोश में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया। इसको याद रखिएगा। इस वजह से खोखनाहा वर्ष 2024 के भी चुनाव को वोट देने से इनकार कर रहा है। तो बिहार के एक गांव ने वोट देने से इनकार किया। नाम क्या है? खोखनाहा। और किस जिले का है? सुपौल, है ना जी। सुपौल जिले का। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ बिंदु है। जैसे कि पहला बिंदु है कि कुछ वर्ष पूर्व कोसी नदी के कारण गांव को भारी नुकसान पहुंचा था, और एक वर्ष पूर्व इसने गांव तथा 4 अन्य क्षेत्रों को सुपौल से अलग कर दिया था। तो ये सब बस पढ़ लेना है, याद वही सब रखना है। फिर ये गांव अब कोसी की 2 धाराओं के बीच एक द्वीप पर स्थित है। मानचित्र पर केवल 5 किलोमीटर दूर होने के बावजूद बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सुपौल जाने में पूरा दिन लग जाता है। अब थोड़ा मानचित्र देख लेते हैं कोसी नदी का। ये रहा मैप, कोसी, गंडकी और गंगा। तो भी देखते हैं। कोसी बेल्ट के खोखनाहा और आसपास के गांवों के निवासियों सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस करते हैं। उपेक्षित मतलब होता है मतलब अलग थलग। वे बार बार आने वाली बाढ़ को सहन करते हैं, जो उचित मुआवजे या नदी को नियंत्रित करने के उपायों के बिना उनके जीवन और आजीविका की तबाही का कारण बनती है। इन क्षेत्रों में बिजली और स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवाएं का अभाव है। फिर कोसी नदी के बारे में कुछ कुछ पॉइंट दिया। जैसे देखिए, कोसी नदी एक सीमा पार नदी है। कोसी नदी जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। इसका स्रोत तिब्बत में है, जहां विश्व की सबसे ऊंची भूमि शामिल है। फिर यह नदी गंगा के मैदानी इलाकों में उतरने से पूर्व नेपाल के एक बड़े हिस्से में प्रवाहित होती है। 3 प्रमुख सहायक नदी दिया है, इसको मार्क कीजिएगा। कौन कौन है? तो सोन, कोसी, अरुण और तमूर हिमालय की तलहटी से गुजरने वाली 10 किलोमीटर गहरी घाटी के ठीक एक बिंदु पर मिलती है। तो सोन, कोसी और अरुण किसकी सहायक नदी है? कोसी के। कोसी की। चौथा पॉइंट है, यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में प्रवेश करती है। ये भी ध्यान रखिए कि उत्तरी बिहार में प्रवेश करती है, जहां कटिहार जिले के कुर्सेला के निकट गंगा में मिलने से पूर्व सहायक नदियों में बदल जाती है। ये कहाँ गंगा में मिलती है? तो कटिहार के कुर्सेला डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। फिर भारत में ब्रह्मपुत्रा के बाद कोसी सबसे अधिक मात्रा में गाद और रेत लाती है। बिहार में इसे शोक कहा जाता है। बिहार में इसको क्या बोला जाता है? शोक। बिहार में इसे शोक कहा जाता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वार्षिक बाढ़ से लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित होता है, जिससे उपजाऊ कृषि भूमि का कमी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है। मतलब सीधा सीधी याद रखना है कि बिहार में बाढ़ लाता है और बिहार के लिए कुप्रभावित है। इसमें 2-4 क्वेश्चन याद रखने वाला है। एक तो कि कौन वोट देने से इनकार किया? कौन सा गांव है जी? खोखनाहा। और फिर है कोसी नदी, तो सीमा पार नदी है, जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है, और इसका स्रोत तिब्बत में है। इनकी सहायक नदी याद रखिएगा, सोन, कोसी, अमूर और तमूर हिमालय की तलहटी। फिर है नीचे की, यह भारत के उत्तरी बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में कटिहार जिले के कुरुसेला से मिल जाती है, कुरुसेला के समीप। बिहार के इसको शोक बोलते हैं, अधिक मात्रा में गाद और रेत लाती है, इतना याद रखना। अब नेक्स्ट है कि जकार्ता फ्यूचर्स फोरम में बिहार पर्यावरण सचिव का संबोधन। हाल ही में बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने ऊर्जा और नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भारत एवं बिहार दोनों में पहलों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु इंडोनेशिया में जकार्ता फ्यूचर फोरम को संबोधित किया। ध्यान रखिएगा, जकार्ता फ्यूचर फोरम को कौन संबोधित किया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव। अब देखिए, नीचे दिया हुआ है मुख्य पॉइंट। न्याय संगत और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शीर्षक वाली पैनल चर्चा में बहुत क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पर ये बिम्स्टेक आया है। बिम्स्टेक में तो जानते ही होंगे कितना सदस्य है? कितना सदस्य बिम्स्टेक में? 7 है ना? 7 सदस्य। देखिए, इसके महासचिव दिया हुआ इंद्रमणि पांडे, तो ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। 7 सदस्य भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। और ये हिंदी में फुल फॉर्म दिया है, लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखना है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरिडोर करके होगा, याद रखिए। इंडोनेशिया के ऊर्जा व खनिज संसाधन मंत्रालय के तहत नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण महानिदेशक प्रोफेसर एनिया लिस्टियानी देवी शामिल थे। आपको याद रखना है कि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव इंडोनेशिया में जकार्ता फ्यूचर फोरम को संबोधित किए हैं। बिम्स्टेक याद रखिएगा, इसके महासचिव का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट पॉइंट, अपने संबोधन में सचिव ने नवंबर 2021 तक भारत द्वारा अपने विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए गैर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर 40% का लक्ष्य हासिल करना और जलवायु सहनीय एवं निम्न कार्बन विकास पथ के विकास में अग्रणी बिहार राज्य जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर भी जोर दिया है। नेक्स्ट है कि विद्युत उत्पादन के लिए भारत ने निर्धारित समय से कई वर्ष पूर्व ही गैर जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता 40% तक कम करने का क्षमता हासिल करके संयुक्त राष्ट्र की पार्टियों का सम्मेलन COP 21 दिया, जो कि पेरिस में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, की गई प्रतिबद्धता को पार कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता, जिसमें बड़ी जल विद्युत संयंत्र सहित विश्व स्तर पर चौथा स्थान है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में बिहार। और पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर हमारा भारत, और पवन ऊर्जा क्षमता में भी चौथे स्थान पे, और सौर ऊर्जा क्षमता में हमारा भारत 5वें स्थान पे है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि मंच के दौरान स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में भारत के सक्रिय कदमों पर जोर दिया गया, जिसमें वर्ष 2030 तक गैस जीवाश्म स्रोत से 50% संचयी विद्युत स्थापित क्षमता एवं 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र, एक बार पूछ चुका है 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र, 2070 तक शुद्ध शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता शामिल है। दोनों याद रखिएगा, 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त। पवन ऊर्जा में चौथा स्थान, सौर ऊर्जा में 5वां स्थान, और नवीकरणीय ऊर्जा में भी चौथा स्थान। याद सब रखिए। इम्पोर्टेंट से लग रहा था, क्या नोट्स? फिर नोट्स ही है पूरा, तो कितना पेज ही होगा। बिहार ने राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जल जीवन हरियाली मिशन। देखिए जल जीवन हरियाली मिशन जो है, जैसे प्रमुख कार्यक्रम राज्य में लागू किए जा रहे हैं, इसका उद्देश्य है जल निकायों को पुनर्जीवित करना, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना और हरित आवरण को बढ़ावा देना। फिर है एक बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ब्रीडा एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति विकसित कर रहा है। याद रखिए, बिहार देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए जलवायु सहनीय और निम्न कार्बन विकास पथ विकसित किया है। राज्य जलवायु परिवर्तन पर बिहार राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप देने के कगार पे है, और ये नीतियां राज्य में ऊर्जा परिवर्तन का भी समर्थन करती है। सचिव ने देशों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढांचे को सुदृढ़ करने, विकासशील देशों के लिए समर्थन बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि ऊर्जा परिवर्तन प्रभावित श्रमिकों एवं समुदायों की जरूरतों को पूरा करता है। अब इसमें क्या हमको याद रखना है, याद रखिएगा। पहला तो है फ्यूचर फोरम जो हुआ, ये जकार्ता में हुआ और ये पर्यावरण से रिलेटेड है, और इसका संबोधन सचिव किए हैं। फिर बिम्स्टेक याद रखिएगा, बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे को याद रखिएगा। बिम्स्टेक में कितना मेंबर है जो याद रखिएगा। COP 21 याद रखिएगा, पेरिस में हुआ है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, पवन ऊर्जा में भी चौथा स्थान पर है, सौर ऊर्जा में 5वां स्थान पर है। इसको याद रखिएगा। 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य है, जबकि 2070 तक बोलेगा तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। फिर एक है जल जीवन हरियाली मिशन, इसको याद रखिएगा। ये क्यों है, तो इसका उद्देश्य जल निकायों को पुनर्जीवित करना, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना और हरित आवरण को बढ़ाना, ये आपका इससे रिलेटेड है। फिर बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है, इसके सहयोग से नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2024 विकसित हुआ है। फिर देखिए, बिहार देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए जलवायु सराहनीय एवं निम्न कार्बन विकास पथ विकसित किया है, ये भी ध्यान में रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर, जकार्ता फ्यूचर फोरम ब्लू होरिजन्स ग्रीन ग्रोथ 2024। जकार्ता में भारतीय दूतावास ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एवं इंडोनेशिया के विदेश नीति समुदाय के साथ साझेदारी में 2 और 3 मई 2024 को जकार्ता फ्यूचर फोरम की मेजबानी की है। ORF और GEF याद रखिएगा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और इंडोनेशिया का है जकार्ता फ्यूचर फोरम। JEF एक सार्थक और समावेशी भविष्य के निर्माण के लिए, JEF कहने का मतलब JFF कहने का मतलब जकार्ता फ्यूचर फोरम निर्माण के लिए दोनों देशों की दीर्घकालिक दृष्टि एवं प्रतिबद्धता की प्राप्ति है, और इस पायलट प्रोजेक्ट को सफलता इस बात का प्रमाण है कि सामूहिक प्रयास और अभिनव समाधान वास्तव में विश्व को न केवल एक साथ संगठित करने देते हैं बल्कि करीब ला सकते हैं। फिर भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों एवं मुद्दों को समावेशन के अर्थ को पुनः परिभाषित करने की क्षमता तथा साख है, जिससे एक निष्पक्ष व अधिक न्याय संगत विश्व साकार हो सके। समावेशन को एजेंडे में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जैसे कि इंडोनेशिया और भारतीय G20 विज्ञापनों में परिलक्षित होता है। ये सब उतना याद रखने का नहीं है, बाकी चीज जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के डिप्टी CM का निधन हो गया। कौन थे डिप्टी CM? सुशील कुमार मोदी। ये रहे थे पूर्व में डिप्टी CM। हाँ, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कहाँ निधन हुआ है? तो नई दिल्ली में, याद रखना है, नई दिल्ली में। देखिए, वर्ष 2005 से 2013 मतलब कि 8 वर्ष, और 2017 से 2020 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ ये वित्त मंत्री भी रहे। तो 2005 से 13 और 2017 से 20 याद रखिएगा। देखिए, RSS का आजीवन सदस्य भी रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि RSS के आजीवन सदस्य भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यही होता है RSS।
फिर है 2011 में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था इनको, ये भी याद रखिएगा। अब उप मुख्यमंत्री के टर्म के बारे में कुछ बताया गया है कि उप मुख्यमंत्री कैसा पद है। तो देखिए, उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये राजनीतिक पर्पज से बनाया गया है, ठीक है, सहयोगी दल या गुटों को खुश करने के लिए, ध्यान रखिएगा। वह एक रैंक और भत्ते के मामले में कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा, लेकिन कोई विशिष्ट उसके पास ना तो वित्तीय और ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसके पास होगा, याद रखिएगा, ना तो फाइनेंशियल और ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव। उप मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करना काम है और अपने पोर्टफोलियो से संबंधित किसी भी निर्णय के लिए उसकी स्वीकृति लेनी होती है। उप मुख्यमंत्री के पास उन फाइलों या मामलों तक पहुंच नहीं है जो मुख्यमंत्री के लिए है। यहाँ तक समझ गए, मतलब उप मुख्यमंत्री का पद असंवैधानिक है, संवैधानिक पद नहीं है, ये सहयोगियों और गुटों के खुश करने के लिए लाता है। ये समझिए कि मुख्यमंत्री के पद को कमजोर भी करता है उप मुख्यमंत्री का पद। अब देखिए, कुछ अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको हम लोग कई बार देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखिए। न तो अनुच्छेद 163 और न ही 164 के फर्स्ट में स्पष्ट रूप से उप मुख्यमंत्री की स्थिति का उल्लेख है, ठीक है। 163 का फर्स्ट ये कहता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद की स्थापना का प्रावधान करता है, जबकि 164 कहता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है। तो याद रखिएगा, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाएगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर किया जाएगा। तो 164 ये नियुक्ति है और 163 में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। ये दोनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, 163 और 164। अगर याद हो गया ये दोनों तो बताइए। 163 164 याद रखिए। 164 नियुक्ति से रिलेटेड है, 163 याद रखिएगा सहायता और सलाह देने से रिलेटेड। ध्यान रखिए 163 अनुच्छेद को और 164, ये तो स्टेट के लिए हो गया, केंद्र के लिए बोलेगा तो 74 और 75। 74 में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और 75 में नियुक्ति होगा पीएम का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि बिहार का लोकसभा चुनाव 2024 वाला। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 चौथे चरण में बिहार के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में 54% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। ये याद नहीं रखना। सबसे अधिक मतदान का परसेंटेज बेगूसराय में और इसके बाद समस्तीपुर में इतना, दरभंगा में इतना और उजियारपुर में इतना और मुंगेर में इतना परसेंट मतदान हुआ। ये सब याद नहीं रखना, इतना नहीं पूछने वाला। राज्य में चौथे चरण के मतदान के दौरान इतना मतदान केंद्रों पर इतना लाख मतदाताओं 95.85 लाख मतदाताओं द्वारा वोटिंग या मतदान के माध्यम से 55 उम्मीदवार का भविष्य का निर्णय लिया गया। ये सब चीज आपको याद नहीं रखना। लोकसभा का चुनाव कितना चरण में हुआ है ये बताइए आप। 7 चरण में हुआ है, बस इसको ध्यान में रखना। फिर देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरण में समाप्त होगा? तो 7 चरण में समाप्त, हाँ 7 चरणों में समाप्त होगा या आयोजित होगा। इसमें कुल 96.8 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना 25 जनवरी 1950, याद रखिएगा 25 जनवरी को मतदाता दिवस में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? मतदाता दिवस। लोकसभा चुनाव पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों की संख्या 1.8 करोड़ है। 1.8 करोड़ 20 से 29 वर्ष का आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 19.47 करोड़, लगभग 20 करोड़ इसको मान लीजिए और उसको 2 करोड़, 1.8 करोड़ मानिए, 1.8 करोड़ और 19.47 करोड़, एक आंकड़ा याद रखिएगा, ठीक है। टोटल जो है 96.8 करोड़। 12 राज्यों में महिला मतदाताओं का अनुपात पुरुष मतदाताओं से अधिक। सर 96.8 करोड़ मतदान करेंगे, ना कि मतदान किए हैं। मतदाता मतदान करेंगे ही तो बोले हैं हम, मतलब वो आंकड़ा बता रहा है ना जी कि इतना हमारा वोटर्स है। वोटर लिस्ट का, हाँ जी सर। 12 राज्यों में महिला मतदाताओं का अनुपात पुरुष मतदाताओं से अधिक है, इसको भी ध्यान में रखना है। फिर वर्ष 2024 के आम चुनाव में पहली बार मतदान करने वाली महिला मतदाताओं की संख्या 85 लाख से अधिक है। अनुच्छेद 370 देखिए निरस्तीकरण, अयोध्या में भगवान राम मंदिर के निर्माण और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के बाद यह पहला आम चुनाव होगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्यों में विधानसभा चुनाव आम चुनाव के साथ साथ 16 राज्यों में 35 सीटों के लिए उपचुनाव भी होंगे। फिर नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 के आम चुनाव, जिसे लोकसभा चुनाव 2024 के रूप में जाना जाता है, का परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किया गया। परिणाम क्या हुआ? एनडीए और गठबंधन की सरकार बनी, ठीक है। अब देखिए कांवर झील। कांवर झील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट झील है, रामसर साइट है, जो पहले एकमात्र रामसर साइट था, लेकिन अब नागी नक्टी डैम आ गया है, तो अब बिहार में कितना रामसर साइट हो गया? 3 हो गया है। हाँ, तो कांवर झील ये प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है और एशिया की सबसे बड़ी अलवन जल की गोकुल झील और बिहार की एकमात्र रामसर, ये अब गलत हो जाएगा, अब 3 हो गया है। अब कितना हो गया है? 3 हो गया। नागी नक्टी डैम आ गया, ठीक है। अब गोकुल झील के बारे में कुछ बता रहा है, इसको भी ध्यान रखना है। ऑक्सबो लेक एक वक्राकार झील है जो समय के साथ क्षरण और अवसादों के निक्षेपन के परिणाम स्वरूप बिसरपी नदी के किनारे बनता है। गोकुल झील अर्धचंद्राकार होता है, अर्धचंद्राकार, ठीक है, होता है, जो नदियों के पास बाढ़ के मैदानों में निचले इलाकों में पाई जाने वाली भूस्थलाकृतियां
भूस्थलाकृतियां हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी लोकप्रिय पर्यटन स्थल रही कामन झील अतिक्रमण का शिकार हो गया, जिसका अस्तित्व अब संकट में है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। भूमि के अनियंत्रित विस्तार और निकटवर्ती बूढ़ी गंडक नदी के किनारे तटबंधों के निर्माण ने आर्द्र भूमि में मुख्य जल प्रवेश बिंदु को अवरुद्ध कर दिया। एक साझा धारणा है कि झील के पुनर्भरण करने की सरकारी पहल के साथ इसमें अपनी पिछली भव्यता को पुनः प्राप्त करने और एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में बदलने की क्षमता है, जो स्थानीय निवासियों के लिए एक रोजगार की संभावनाएं प्रदान करता है। तो इतना है आपका कांवड़ झील से। अब कांवड़ झील के बारे में जानते हैं कि कांवड़ झील में क्या क्या कुछ बताया गया। देखिए, इसे कांवड़ ताल झील के नाम से जाना जाता है। कांवड़ झील से रिलेटेड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी गंडक नदी के विसर्ग के कारण बनता है। ये भी ध्यान में रखिए, गंडक नदी के विसर्ग के कारण बनता है। यह उत्तरी बिहार के अधिकांश सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र को कवर करती है। यह आर्द्र भूमि मध्य एशियाई फ्लाईवे पक्षियों का महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग व स्थल है, जहां 58% प्रवासी जल पक्षी प्रवास करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। 50 से अधिक प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के साथ यह झील मत्स्य जैव विविधता हेतु बहुमूल्य स्थल है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त 5 प्रजातियां इस स्थल पर निवास करती है, जिसमें गिद्ध की 3 प्रजाति है। कौन कौन? तो रेड हेडेड बल्चर, व्हाइट रैम्प्ड बल्चर और इंडियन बल्चर। बल्चर शायद गिद्ध से रिलेटेड है। और 2 जो है ये जल पक्षी प्रजातियां हैं, सोसिएबल लेपेवी और बेयर पोसार्ड। संकट साइट पर प्रमुख संकटों के कारण जल प्रबंधन गतिविधियां जैसे जल निकासी, जल पृथक्करण, बांध निर्माण और नहरीकरण शामिल है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि बिहार लोकसभा चुनाव चरण 5 ये चर्चा में क्यों है। 52.35 देखिए मतदान हुआ है चरण 5 में। याद रखिए कौन कौन सीट पर मतदान हुआ है। तो मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी, सारण और मधुबनी, ये सब सीटों पर मतदान हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा या लोक सदन, यह सबसे निचला सदन है, लोकप्रिय सदन। इसमें अधिकतम संख्या 550 है। 530 राज्यों के प्रतिनिधि और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि इसमें होते हैं। वर्तमान में 543 सीट पर चुनाव हुआ है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 सदस्य यूटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। याद रखिए, पहले राष्ट्रपति ने एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित किया था, लेकिन ये 95वां संविधान संशोधन नियम 2009 द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक वैध था। नेक्स्ट है कि प्रतिनिधियों का चुनाव। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। अधिनियम 1965 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के सदस्य सीधे चुने जाते हैं। कार्य क्या है इनका? तो लोकसभा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में एक है कार्यपालिका का चयन करना। कार्यपालिका का चयन करना, जिसमें व्यक्तियों का एक समूह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। जब हम सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो प्रायः हमारे दिमाग में कार्यपालिका का ख्याल आता है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा अनुच्छेद कितना में? 71 में लोकसभा जी 81 है। 81 में। अब देखिए बिहार में शराबबंदी की उपलब्धि, शराबबंदी से रिलेटेड कुछ है, ये भी ध्यान में रखना। ये चर्चा में क्यों है? तो लेसेंट रीजनल हेल्थ शॉर्ट ईस्ट एशिया जर्नल में एक शोध प्रकाशित हुआ है, जिसमें वर्ष 2016 में बिहार के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत के 2.4 मिलियन मामले तथा अतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा के 2.1 मिलियन मामलों को कंट्रोल किया गया। यह अनुमान लगाया है कि इस प्रतिबंध ने राज्य में 1.8 मिलियन पुरुषों को अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होने से रोका। कुछ फिगर बना के दिया गया है। देखिए, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को संदर्भित करती है, चाहे वह घर, परिवार या घरेलू इकाई की सीमा के भीतर शारीरिक, भावनात्मक या यौन या आर्थिक। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 29.3 विवाहित महिलाओं ने घरेलू या यौन हिंसा का अनुभव किया। 3.1% गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा। 87% विवाहित महिलाओं जो वैवाहिक हिंसा की शिकार हुई ने मदद नहीं मांगी। बाप रे बाप। 32% विवाहित महिलाओं ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया। देखिए कितना पीड़ित है हमारा समाज। ये देखिए भारत में कानूनी ढांचे, घरेलू हिंसा और महिलाओं का संरक्षण अधिनियम देखिए कब लागू हुआ है? तो 2005। याद रखिएगा। भारतीय दंड संहिता अधिनियम आईपीसी इसको बोलते हैं, 1860। सब क्वेश्चन है। घरेलू हिंसा और से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है, इसमें शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण शामिल है। मतलब इस सब में से किसी से भी आपका शोषण हुआ है तो आप इसके तहत रिपोर्ट कर सकते हैं। सुरक्षा, निवास और अनुतोष हेतु विभिन्न आदेश प्रदान करता है। भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 498 ए पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा की गई क्रूरता से रिलेटेड है। ठीक है, मान के चलिए जिनसे शादी होता है आपका यकीन का, तो कोई क्रूरतापूर्ण व्यवहार है आपके साथ तो ये लगेगा उस पर। फिर क्रूरता, उत्पीड़न या यातना के कृत्यों को अपराध घोषित करता है। फिर दहेज निषेध अधिनियम, दहेज लेना पाप, 1961। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन है जी। ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम या दहेज देने या लेने को अपराध घोषित करता है। लोग लेता ही है, लेता है ना जी।
दहेज लेने या देने को अपराध घोषित करता है, याद रखिए। फिर है दंड विधि अधिनियम 2013, घरेलू हिंसा के मामले में यौन उत्पीड़न से रिलेटेड नए अपराधों को शामिल करने के लिए आईपीसी की धारा 354 ए में संशोधन किया गया। ये दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013, याद रखिए। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, ये महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है और घरेलू हिंसा से निपटने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ 1992 में, 1992 में, याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा बाल विवाह निषेध अधिनियम, जो कि 2006 में आया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये बाल विवाह को रोकना और बाल वधु के विरुद्ध घरेलू हिंसा को रोकना, इससे रिलेटेड है। फिर वैश्विक पहलें जो महिलाओं से रिलेटेड किया गया है। देखिए, महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों को उन्मूलन पर केंद्रित संधि वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। ये भी याद रखिए। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना इसका लक्ष्य था। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को स्पष्ट रूप से संबोधित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय उपकरण है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। फिर भी सुरक्षित शहर और सुरक्षित सार्वजनिक स्थल, ये भी एक कार्यक्रम है महिलाओं को जागरूक करने के लिए। फिर बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1955 हिंसा को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए सरकारों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाई की पहचान करता है। फिर लैंगिक समानता है, प्रत्येक स्थान पर सभी महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना इसका लक्ष्य है, SDG 5। फिर नेक्स्ट है हमारा कुछ, देखिए पढ़ रहे थे हम लोग शराब से रिलेटेड, शराबबंदी ना, तो उससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु दिया है, प्रमुख पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, गरीबी स्वास्थ्य और पोषण प्रभाग अमेरिका से शोधकर्ताओं की एक टीम ने राष्ट्रीय तथा जिला स्तर के स्वास्थ्य एवं घरेलू सर्वेक्षणों का आंकड़ा का विश्लेषण किया है। सख्त शराब विनियमन नीतियां बार बार शराब पीने वाले और अतरंग साथी हिंसा के कई पीड़ितों के लिए एक बड़े जनसंख्या स्तर पर लाभ प्रदान करता है। फिर देखिए, बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 ने पूरे राज्य में शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री, खपत पर पूर्ण रोक लगा दी। अप्रैल 2016 में रोक लगा था, याद रखिएगा इसको, बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016। नेक्स्ट है हमारा कि इसके सख्त परिवर्तनों ने प्रतिबंध को स्वस्थ और घरेलू हिंसा के परिणामों पर सख्त शराब प्रतिबंध नीति के वास्तविक कारणों प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए एक आकर्षित स्वाभाविक प्रयोग बना दिया। देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसमें बिहार में पुरुषों द्वारा शराब पीने की दर 9.7% से बढ़कर 15% हो गई थी, जबकि पड़ोसी राज्य में यह 7.2 से बढ़कर 10% हुआ था। प्रतिबंध के बाद भावनात्मक हिंसा 4.6% और यौन हिंसा में 3.6% की कमी देखी गई। मतलब जो नीतीश सरकार शराब बंद की थी, ये अच्छा चीज है ना जी। शराबबंदी हमारा अनुच्छेद कितना में है? DPSP में है 48 ना, 47, 48 में दूसरा कृषि से रिलेटेड ना है जी। हाँ ठीक। 47 में है राज्य मादक पेय, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधियों परियोजनाओं को छोड़कर इसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाएगा। 47 में है। जबकि DPSP अपने आप में कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि राज्य की ऐसी स्थितियां स्थापित करने की आकांक्षा रखनी चाहिए जिसके तहत नागरिक अच्छा जीवन जी सके। इस प्रकार शराब को संविधान और विस्तार से भारतीय राज्य द्वारा एक अवांछनीय बुराई के रूप में देखा जाता है, जिसे विनियमित करने की आवश्यकता है। अब देखिए 7वीं अनुसूची, शराब जो है एक राज्य का विषय है। शराब एक राज्य का विषय है, यानी राज्य विधानमंडलों के पास इस संबंध में कानून मसौदा तैयार करने का अधिकार और जिम्मेदारी है, जिसमें मादक शराब का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद, बिक्री शामिल है। इस प्रकार शराब से रिलेटेड कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, जो निषेध और निजी बिक्री के बीच पूरे स्पेक्ट्रम में आते हैं। यहाँ तक आप याद रखिएगा। यह है हमारा मई बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर। ठीक है, टोटल करंट अफेयर का पॉइंट किया है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाद में, अभी इतना थ्योरेटिकल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।